नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम जो। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगभग 15-20 रोज़ की गैर हाजिरी के बाद मैं आपके बीच हाजिर हूँ। एक लंबी अस्वस्थता के कारण ये गैर हाजिरी रही। आज जैसे तैसे उठने की हिम्मत बनी है, और ये स्थिति इसलिए बनी है कि आप जैसे हजारों शुभचिंतकों ने दुआएं की हैं, उम्मीदें पाली हैं, और ये विश्वास लगाया है कि इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद के उम्मीद में हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है। हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है, और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा, और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको सोचना पड़ेगा। खैर, हम बात करेंगे, और हमारे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान हैं जिन्होंने मुझे जिंदा बचाया है। डॉक्टर मनीष फियामा के प्रेसिडेंट हैं,
फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और डॉक्टर सोनू, आप आर्टिकल 19 पर इन्हें अक्सर देखा करते हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल में डॉक्टर हैं और दोनों ही बहुत जुझारू हैं, जन पक्षधर डॉक्टर। किसानों के बीच, नौजवानों के बीच, बेरोजगारों के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथियों के लिए बहुत जोखिम के साथ आवाजें उठाते रहे। हम बात करेंगे अलग अलग मुद्दों पर, फिर आप सवाल पूछेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके भी सवाल लिए जाएं। डॉक्टर मनीष, आपका आर्टिकल 19 पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, जो बड़ा बेसिक सवाल है, हम कहाँ फेल हो गए? थैंक यू नवीन सर, मुझे आर्टिकल 19 में बुलाने के लिए। मैं एक्चुअली आपकी बातें सुन के खुद इतना इमोशनल हो गया हूँ कि मतलब मैं आपको सुनते हुए बिल्कुल अंदर से रो रहा था। सच आपको मैं बताना चाहूँगा कि मतलब सच में मैं भी खुद इन मौतों को जो हो रही है अपने नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं जिम्मेदार कहीं ना कहीं, मैं लगता है कि मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि क्यों आज लोग ऐसे मर रहे हैं। लोगों को मैं हॉस्पिटल के सामने मरते हुए देख रहा हूँ, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लोग कितनी उम्मीदों के साथ इतने बड़े हॉस्पिटल में आते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लोग वहां आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, उनका ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन उनको वहां से भगा दिया जाता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर हाथ जोड़ के रोते हुए उनको बोलते हैं, सर हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, क्योंकि हमें हथियार ही नहीं मिले हैं आपको बचाने के, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद जहां तक करते हैं वहां करते आए हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर आज व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू कितने मरीजों की जान बचा रहे हैं, वो लगे हुए हैं आज भी दिन रात। मैं खुद आपको बता दूं, मैं 14 दिन कोरोना से ग्रसित रहा अपने होम आइसोलेशन पे, लेकिन मैं 14 के 14 दिन ऑनलाइन लगा रहा। अपने जितने भी लोगों की मैं हेल्प कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की। मैं बहुत 3-3, 4-4 घंटे सोया, जब तक लोगों ने मेरी से मदद मांगी मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं कभी भी किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कभी पॉलिटिकल नहीं रहा हूं, कभी भी मैंने कभी गवर्नमेंट की कभी आज तक बुराई नहीं की है। मैं आरएमएल में डॉक्टर हूं, मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है, और मैं वहां एक पीजी डर्मेटोलॉजी में रेजिडेंट हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कब टूटा, कब मैं सिस्टम से सामने हार मान गया, क्योंकि मुझे खुद 12 तारीख को कोरोना हुआ था। मैं जब मैं सोचा कि मैं होम आइसोलेशन पे रह लूंगा, तो मुझे लगा कि मेरी जगह ये बेड अगर किसी जरूरतमंद को मिलेगा तो एक जान बचाई जा सकती है, तो मैं अपने घर पे रहा। लेकिन 4 से 5 दिन बाद मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि मैं बताऊं, मुझे एडमिशन की बहुत जरूरत पड़ी। मेरा दोस्त डॉक्टर अरुण गर्ग मुझे बाइक से बैठा के वहां लेके गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ट्रोमा सेंटर के सामने कम से कम 40 मिनट रोड पे बैठा रहा, मुझे वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली। वहाँ इतनी मेरी आरडीए ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर अजय ने, डॉक्टर अतुल वहाँ पे आए, डॉक्टर फुरकान वहाँ पे आए, सबने मेरी मदद की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने गुहार लगाई, तब जाके मुझे ऑक्सीजन मिली। और एक बेड पे 2 पेशेंट लेटे हुए थे, मैं उस बेड पे लेटा था। हालांकि मुझे इस बात का दुख नहीं है, बट मैं ये देख के दुख हो रहा था कि वहाँ पे हम कितने लाचार हो गए हैं, संसाधनों की कमी है। मैं ये आरएमएल हॉस्पिटल को दोष नहीं देना चाहता, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि वहां पे बेड थे ही नहीं। सच्चाई तो ये है, डॉक्टर भी क्या करें। उसके बाद फिर मुझे किसी वार्ड में शिफ्ट करने की बात चली। कम से कम 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद, वहां की मेरी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मेहनत के बाद, रिक्वेस्ट कर करके, मैं भी खुद आरडीए में मीडिया स्पोक्सपर्सन हूँ राम मनोहर लोहिया की, इतनी सब होने के बाद भी, और मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का फाउंडर भी हूँ, इतनी सब वो होने के बाद भी मुझे बेड 3 से 4 घंटे बाद मिला। मैं ये नहीं कहना चाहता, मुझे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, मुझे बेड बहुत जरूरी था, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि कल को अगर मेरी उस दिन सिचुएशन क्रिटिकल होती, मेरा SpO2 अगर 80 से कम होता, तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होता? आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए। मैं आज बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहता हूं, बिल्कुल गवर्नमेंट फेल हो गई है। मैं बस इतना जरूर बोलूंगा, मैं किसी पार्टी का ना सपोर्ट कर रहा हूं ना किसी अगेंस्ट बोल रहा हूं। सारे नेता बिल्कुल एक जैसे हैं, सारी पार्टियां एक जैसी है। किसी पार्टी ने देश के लिए हेल्थ सिस्टम पे किसी पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, जीडीपी कितनी थी? जीडीपी 1.2% के अराउंड थी। ये मैं पिछली सरकार में भी ऐसा था, और जो अब सरकार चल रही है उसमें भी ऐसा था। किसी सरकार ने
हॉस्पिटल सेक्टर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं किया, सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने पे जोर दिया है, धर्म की लड़ाई में लोगों को बांटा है, कास्टिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स की है, और आज इसका नतीजा हमारी पूरी पब्लिक झेल रही है। और मुझको देखते हुए, मरते हुए देख के मेरी आंखों से डेली रात में जब मैं बैठता हूं, मैं सोचता हूं तो आंसू आ जाते हैं। मेरे इतने डॉक्टर भाई मुझे कॉल करते हैं, वो रोते हैं। मैं कल का वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे कॉल किया, वो काफी दिनों से इस समस्या से जूझ रहा था। उसने बोला कि आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। डॉक्टर मनीष, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे आईसीयू में एक सिस्टर जो 12 साल से वहां काम कर रही थी, उसके पति को बहुत ही सीरियस कोविड था, और उसके बाद उसने इतने हाथ पैर जोड़े वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो रोती रह गई, वो बेचारी रोती रह गई। उसके पति को बेड नहीं मिला और उसका पति इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसको देख के मुझे सच में इतना रोना आया कि मैं बहुत परेशान हुआ ये सब देख के। सोनू, डॉक्टर सोनू, ये डॉक्टरों की इतनी बुरी हालत है, आम आदमी कहाँ जाएगा? जो गरीब है, मिडिल क्लास है, इवन समर्थ है, उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। जी बिल्कुल सर, ये परिस्थितियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कह सकता, लेकिन इसे अनुकूल बनाया जा सकता है। हमारे पास तो स्टाफ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे यहाँ 100 डॉक्टर लगभग इन्फेक्टेड हुए हैं पिछले 10 दिनों में, फिर भी अगला डॉक्टर आता है, वो काम करता है। तो स्टाफ की कमी नहीं है, ह्यूमन पावर तो है, लेकिन काम करने के जो सामान होने चाहिए, जो इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीजन क्राइसिस है। कोई भी हॉस्पिटल का डॉक्टर आकर के बोले कि मेरे पास 2 दिन की रिजर्व ऑक्सीजन है, तो मैं मान लूँ। अभी भी इस समय इतना बवाल होने के बाद ये सुविधाएं बेसिक नहीं मिल पा रही हैं। बेड यदि कहीं से बढ़ाया जाता तो डॉक्टर तो हम लोग बढ़ा लेंगे, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ा जाएंगे, इवन ट्रेन करके लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टरों में एक एकजुटता है, वो कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों को बचाना चाहते हैं। एक सवाल है कि केरल की सरकार ने केवल 54 करोड़ रुपए खर्च करके अपने आप को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बना लिया। केरल को आज ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बाकी की राज्य सरकारें क्या कर रही थी, क्यों नहीं किया ऐसा? केंद्र कहती है कि राज्य सरकारों ने नहीं किया, राज्य सरकारें कहती है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं। किसी को लगा नहीं कि हम भी 150-200 करोड़ खर्च करके कोई तैयारी कर सकते हैं? 1.25 साल हुए। देखिए सर, इसमें क्या है, जो ठेका दिया गया था 152 प्लांट का, उसमें एक ही कंपनी के माध्यम से केंद्र सरकार ने स्टेट को दिया कि ये स्टेट बनाए। वो कंपनी भाग गई। हाँ, वो कंपनी जो है कुछ बनाने के बाद कहीं लोगों ने जमीनें दी, क्या किया, उसके बाद वो कंपनी भी अपना फायदा देखती थी। और जब ये टाइम आया, इतना टाइम जैसे धीरे धीरे इन्होंने निकालते रहे, स्टेट भी मना करता रहा कि अभी हमारे पास जमीन नहीं है, कुछ उनकी भी कमियां रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कंपनी, एक ही कंपनी को देने का क्या मतलब था? 152 प्लांट आसान नहीं होते, ये तमाम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन सरकार भी इसमें गेम करती है कि हमारे आदमी को ही फायदा मिले, और आज भी फायदा देखा जा रहा है, ये उसी पे बात कर रहे हैं। आप कल देखे होंगे कई बार ट्वीट, लोग आज भी सरकार के साथ खड़े हैं, बार बार लिख रहे हैं उसके प्रशंसा में, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार नहीं है। और डॉक्टर फ्रेटर्निटी को तो शुरू से नहीं बोलने दिया गया। जब तक डॉक्टर फ्रेटर्निटी इस पर बोलेगी नहीं, इस पर अपनी बात नहीं रखेगी, तब तक कहाँ ये परिस्थितियां होने वाली है। और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि उन्हें समय नहीं मिला। पूरे 1 साल का समय था, जिसमें कई ऑक्सीजन प्लांट, कई वेंटिलेटर लगाए जा सकते हैं। आप देखेंगे राम मनोहर लोहिया इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कितना आईसीयू बेड होगा? आप सोच के देखिए, 14 है केवल। इतने बड़े अस्पताल में 14 आईसीयू बेड हैं, उसमें क्या होगा? ऐसे मेरे यहाँ कितने हैं? सिर्फ 4 कोविड के आईसीयू बेड हैं। अब 4 में क्या होने वाला है? अब यही बेड यदि बढ़ा करके 4 के जगह पे मेरे यहाँ 40 भी किया जाता तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। आरएमएल में भी बढ़ाया जा सकता, तमाम डॉक्टर, एम्स में लगभग 20,000 पैरामेडिकल और डॉक्टर मिलाकर, लेकिन आपको 300 या 400 के आसपास आईसीयू बेड नहीं मिलेंगे। फिर ये कैसे मामला सुलझेगा? जब से ये प्रॉब्लम आई, तमाम लोग ये मुद्दे पे बात कर रहे थे, डॉक्टर भी बोल रहे थे हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता है, लेकिन उस समय सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हर जगह गेम खेला गया, आराम से बैठे रहे, चुनाव होता, हर काम होते रहे, लेकिन हॉस्पिटल को छोड़ करके ये लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो मानते ही नहीं थे कोरोना है, लेकिन अब आज उनके घरों में जब डेथ हो रही है, अर्थियां उठ रही, तब उन्हें लग रहा है। आज तो मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप पर हत्या का मुकदमा क्यों न चलाएं हम। जी बिल्कुल चलाना चाहिए, हम लोग तो इसके खिलाफ थे। चाहे कोई भी पार्टी है, वो सब यदि चुनाव की मांग करती है इस परिस्थितियों में, तो उसके खिलाफ होना चाहिए। जो चरण बढ़ाए गए, क्यों बढ़ाए गए? एक ही में आप करा लिए होते, जहां हर जगह चुनाव हो रहा था। जब यहाँ प्रचार की इजाजत क्यों दी?
जी बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो ये जो रैलियां हुई, इसमें गरीब आदमी, हर दूसरा आदमी आज वेस्ट बंगाल का संक्रमित है। आप भी गए थे, आपके भी साथ के लोग, कई लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। और ऐसे तमाम लोग हैं जो रैलियों से आ रहे हैं। गरीब आदमी को तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। और मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ जो टेस्ट कराने ही नहीं जा रहे हैं। वे केस तो बढ़ेगा, ट्रेसिंग का तो आप छोड़ दीजिए, परिस्थितियां बहुत आगे जा चुकी। ये है कि जो सीरियस डॉक्टर मनीष, अब जो इससे आगे का सवाल है, एक साधारण आदमी इस बीमारी से कैसे लड़े? अगर उसको लगता है कोई सिम्टम उसके भीतर दिखाई देते हैं, तो क्या वो आसानी से शुरुआत करे बिना हार्ट लूज किए हुए, और कैसे वो हिम्मत बनाए रखे, कब वो डॉक्टर के पास जाए, क्या क्या उपाय करे, आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। अच्छा सवाल है सर आपका काफ़ी। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर किसी भी आदमी को कुछ भी ऐसे सिम्टम लग रहा है, आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उनको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले वो जाकर अपना टेस्ट कराएं। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो टेस्ट तो कोई भी करवा सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं चल रहा है आजकल। उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, कुछ भी अगर आपको है फीवर, क्योंकि ऐसा नहीं है, डेंगू मलेरिया भी आजकल हो रहा है। सब बीमार, सब बुखार कोरोना नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। कोरोना, डेंगू और मलेरिया आज भी हो रहे हैं, टाइफाइड आज भी हो रहा है। उसमें भी सांस की दिक्कत होती है? देखिए, उसमें सांस की उतना इशू नहीं होता है। उसमें मलेरिया में जैसे आपको लगता है ठंड ज्यादा लगती है, ठंड ज्यादा इशू रहता है। डेंगू में क्या रखता है, आपको जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे चीजें कोरोना ही है, बट आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये कोरोना भी हो सकता है। आपको मतलब केयर करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा ताकि दूसरे लोगों को वो ना हो। उसके बाद अगर आपका कोरोना पॉजिटिव आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, एम्स ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस के बारे में डिस्कस किया गया है। क्योंकि जो माइल्ड केसेस है वो घर पे भी ठीक हो सकते हैं, उनको होम आइसोलेशन में आप रखिए। बस उनका एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इतना ध्यान जरूर रखिए, अपने पास एक SpO2 वाला प्रोब जरूर रखिए जिससे आपकी ऑक्सीजन का लेवल पता लगता रहे, और साथ में थर्मोमीटर जरूर रखिए। अगर आपको फीवर ज्यादा बढ़ता है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं, और अगर आपका SpO2 जैसे ही फॉल करता है, बहुत ज्यादा आपको लगता है काफी ज्यादा फॉल कर गया, तो उसके बाद आप अपने किसी हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप फोन कॉल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फेमा के, IMA के जितने भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सबने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर रखी है। हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं। हमारे सीडा के डॉक्टर इकबाल ने भी काफी एक बहुत बड़ा कोविड ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, जो सबकी सर्विस कर रहा है। डॉक्टर राहुल आनंद ने IMA के थ्रू एक ग्रुप बना रखा है, और हमारे डॉक्टर राकेश बागड़ी ने भी फेमा के थ्रू एक सोशल वेलफेयर ग्रुप बना के काफी अच्छी मदद की जा रही है। बिल्कुल पेशेंट से डायरेक्ट टच होके उनको, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा है। किसी को ऑक्सीजन की कमी है, उनको एट ए टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को बेड चाहिए, जहां भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, डॉक्टर बिल्कुल 24/7 मदद कर रहे हैं हमारी पब्लिक की। और मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं आज डॉक्टर हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब मदद हम कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है, हमारे पेशेंट का भला हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर ये बताना चाहूंगा कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से किसी दवाई के पीछे ना पड़े। जैसे कि रेमडेसिविर के पीछे काफी सवाल पर मैं आ रहा था कि रेमडेसिविर को लेकर बहुत ज्यादा भगदड़ है, और इसकी वजह से इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि आदमी ठीक होगा कि नहीं होगा, मर जरूर जाएगा दवा के इंतजाम में। क्या ये चक्कर क्या है, और इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, कब तक किया जा सकता है? हाँ, देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रेमडेसिविर जब दोबारा मार्केट में जब इसका आया था, तो उसके बाद लोगों के अंदर एक भ्रांति फैल गई थी कि ये मेडिसिन हम ले लेंगे तो बिल्कुल कोरोना से ठीक। क्योंकि यूरोप में ये बैन है। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को ये था कि अगर हम ये मेडिसिन ले लेंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एम्स दिल्ली ने एक गाइडलाइन जारी की थी अभी कुछ दिन पहले, वो मॉडिफाइड गाइडलाइंस थी, उससे पहले भी गाइडलाइन जारी की थी कि ये जो मेडिकेशन है ये सबको जरूरत नहीं है इसकी। जब आपकी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, जब आपको काफी इशू आते हैं, तब आपको ये मेडिकेशन लेनी चाहिए। हमेशा आपको मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं वो गाइडलाइन भी आपको शो कर सकता हूँ आपको मीडिया पे। देखिए, ये एक एम्स दिल्ली ने गाइडलाइन जारी की थी जिसमें रेमडेसिविर के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपको कब लेनी है, जब आपकी कंडीशन मतलब काफी सीरियस है, और अगर आपको कोई भी वैसे इशू नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों को वैसे इशू हो जाते हैं इम्यून सिस्टम रिलेटेड, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब आपको बिल्कुल प्रीफर नहीं करनी है। तो आप रेमडेसिविर के पीछे बिल्कुल ना पड़े,
बिल्कुल इस दवाई के पीछे ना पड़े। ये बहुत कुछ लोगों में ही जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों ने इसका स्टॉक करके सबको बांट रहे हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के इसको दिया जा रहा है, बिना उसके ले रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल गलत चीज है, आप बिल्कुल मत लीजिए। आप बिल्कुल जो बेसिक स्टेप है उनको फॉलो कीजिए, उन्हीं के ऊपर चलिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर, पूरे इंडिया के डॉक्टर आपके साथ हैं, सारी मेडिकल एसोसिएशन आपके साथ है, फाइमा बिल्कुल आपके साथ हर कदम पे खड़ी है, और हम बिल्कुल आपको, हमारी पब्लिक के लिए, हम नेशन के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। गवर्नमेंट चाहे हमारी हेल्प करे या ना करे, हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी अपने नेशन को बचाने के लिए दिन रात एक कर देगी, और हम करते रहेंगे। अगर किसी भी पेशेंट को हमसे बिल्कुल जरूरत है, आप हमारे फाइमा के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वाकई बहुत काबिले तारीफ वाली बात है और आप सब बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर सोनू, एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन रखा जाए, और कितना ऑक्सीजन लेवल पहुंच जाए तो माना जाए कि अब उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए सर, जैसे ऑक्सीजन लेवल जब मेंटेन करने की बात आती है तो उसके लिए पहले एक तो रूम जो, जैसे मेरा ऑक्सीजन लेवल आज ही 90 चला गया था और काफ़ी देर तक 90 रहा, और मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मैं घबराया नहीं। देखिए ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कभी रूम बंद जैसे रहता है चारों तरफ से, तब भी ये दिक्कतें आती हैं। फिर पेट के बल लेट जाएं और गहरी गहरी सांसें लें, थोड़ा सा योगा भी कर सकते हैं, तो 90 के अब आसानी से ले जाया जा सकता है। और पहले पता करें कि क्या उसका काज क्या है। हो सकता है कंजेशन हो चेस्ट में, उसके लिए जो चेस्ट की मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई है, अस्थलीन हो गया, ब्यूटी कार्ट होगा, इससे नेबुलाइजर ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी मार्केट में अवेलेबल है, वेपराइजर है। यदि वेपराइजर बाई चांस आपके पास नहीं है तो आप सीधे से जो पॉट्स होते हैं उसमें पानी गर्म करके टॉवल ढक करके उससे स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, तो आसानी से ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सकता है। और रही इधर जो कोरोना वाला मैटर चल रहा है, इसकी मेन 4 डीडी हैं, जिससे चारों से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, लोग हॉस्पिटल भाग रहे हैं और इन्फेक्टेड हो रहे हैं। एक तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बहुत कॉमन है, सेम वैसे ही फीचर इसमें बॉडी एक मिलेगा, फिर उसके बाद कोराइजा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, उसके बाद आता है कोरोना। इन चारों को डिफ्रेंशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो देख रहा हूँ तमाम ऐसे केसेस हैं जो बैक्टीरियल निमोनिया के हैं। बैक्टीरियल निमोनिया भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हल्का फीवर हो रहा है, लेकिन मलेज जैसे होता है उस तरह का फीचर्स नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा उससे डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल निमोनिया का ट्रीटमेंट गाइडलाइन अलग है, इसलिए कोविड का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और कोराइजा में कॉमन कोल्ड वाली प्रॉब्लम होती है, रनिंग नोज आपको मिलेगा, तो इसमें भी आदमी को लग रहा है कि मुझे कोरोना है, कोरोना वाला ही ट्रीटमेंट लेने के लिए अस्पताल जा रहा है और इन्फेक्टेड हो रहा है। इन सभी चीज़ों से बचना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस में वीज आएगी, तो वीज के बेसिस पे ब्रोंकाइटिस भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम लोगों के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो फेसबुक पेज है वहाँ भी मैसेज करेंगे, किसी भी टाइम कोई भी यदि परेशान है तो पहले तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उनकी सहायता करने पे विचार किया जाए कैसे उनकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। ये वाकई बहुत ज़रूरी सलाह थी, और मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों को समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा न घबराएं, क्योंकि घबराने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। अस्पतालों के पास सीमित संसाधन हैं, बहुत कम ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो कितने समय तक चलेगा कुछ पता नहीं है, सरकारों को पता नहीं है कि कहाँ से इंतज़ाम होगा, कब तक इंतज़ाम होगा, और वो इंतज़ाम कितने दिनों के लिए होगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मनीष, वो ये कि इस देश के लोगों को सरकारों से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्या? सर देखिए, आज के जो हालात हैं जो आपने देख लिए हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने भी, आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़े लीडर्स ने, सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, चाहे वो डायरेक्टली किए हों या इनडायरेक्टली किए हों। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के भी काफ़ी एमएलए एमपी भी एक्सपायर कर गए हैं, और कुछ गवर्नमेंट के ही कुछ लोगों ने भी खुद अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला है। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने क्या बोला है, सच कभी नहीं छुप सकता, सच कभी नहीं छुप सकता। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा आज भी। अगर आपने गलतियां की हैं तो वो कभी ना कभी आगे जरूर आएगी, आपको अपनी करनी का फल जरूर मिलता है। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा गवर्नमेंट, अपनी पब्लिक को, कि आप बिल्कुल इस समस्या को लेके घबराए नहीं। हमें बिल्कुल मिलजुल के एकजुट करके अपने इंडिया के लिए, अपनी इंडिया को बचाना है, बिल्कुल अच्छे से सब जगह मैनेज करके चलना है। देखिए जो पास्ट में गलतियां हमने की हैं, गलतियां हमारी पब्लिक से भी हुई है, हमसे हुई हैं। सरकारों ने तो जो करना था कर दिया, सरकारों अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, लेकिन अब हमारे डॉक्टरों का आप साथ दें, हमारे डॉक्टर आपके साथ हैं,
हमारे डॉक्टर इस देश को बचाने के लिए, अपनी पब्लिक को बचाने के लिए जी जान करके लगे हुए हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे डॉक्टरों को ना पीटे प्लीज। आज भी हर हफ्ते मैं सुनता हूं, हमारे उस डॉक्टर को मार दिया, उस डॉक्टर को पीट दिया, उस डॉक्टर के साथ ये बिहेवियर किया। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। ऑक्सीजन अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो बेचारा डॉक्टर क्या करे? आप डॉक्टर को क्यों मार रहे हैं? अगर मारना ही है तो आप उन एमएलए एमपी अपने एरिया के उनको पकड़िए जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे खाए हैं। अगर आज वो लोग अगर अच्छे से काम करते तो इस देश में ये स्थिति नहीं आती। अगर आज वो मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाई नहीं करवाते तो इस देश में ये स्थिति आज उत्पन्न नहीं होती। ये लाशों के ढेर देख के मैं बता रहा हूं, आज हर डॉक्टर रो रहा है। वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं हम लोग। उनको देख के, मरते हुए देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है। सच्चाई बता रहा हूं, अंदर का जो इंसान है, जो जमीर है, वो जाग चुका है। मैं सच बोलने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। चाहे मेरा जो हॉस्पिटल है मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करे ना करे, मैं सच के साथ रहूंगा और मैं सच बोलता रहूंगा, आखिरी दम तक सच के साथ रहूंगा। जो सच है वो सच रहेगा, चाहे मेरी जॉब चली जाए, चाहे मेरे खिलाफ कुछ एक्शन हो, लेकिन मैं सच बोलता रहूंगा। लेकिन हमारे सभी डॉक्टर आज पब्लिक को बचाने के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं। आज आपको सोचना है। बस आपको एक बात ये और बोलना चाहूंगा कि जब ये फेज निकल जाएगा, भूल मत जाना जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है। मैं पूछता हूं, कहां गए वो लोग जो क्रिकेटर, जो हीरो, जो एक्टर, जिनको हम अपना आइडियल मानते थे? कहां है वो आज? कहीं नहीं है वो आज। कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है। क्यों हम उनको पूछते हैं? सोनू सूद, मैं उनका दिल से, बिल्कुल पूरी डॉक्टर फेटर्निटी से बिल्कुल हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं, उनसे मतलब हाथ जोड़ता हूं कि वो कुछ कर रहे हैं देश के लिए। और लेकिन मैं एक बंदे का और नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगा। ये आप किसी पार्टी के उससे मत समझना। एक श्रीनिवास जी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मैं बिल्कुल ट्विटर जब चलाता हूं, उनको देखता हूं मदद करते हुए लोगों की, वो काबिले तारीफ है। ये किसी पार्टी से हटके नहीं है, बिल्कुल वो बंदा बिल्कुल मदद कर रहा है। मैं बता रहा हूं, जब मुझे बेड नहीं मिला था वहां पे भी उनका ट्विटर पे रिप्लाई आया था कि मुझे डॉक्टर मनीष जांगड़ा का नंबर दो, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूं। बिल्कुल दिल खुश होता है जब वो बंदा मदद करता है। उनकी पूरी टीम लगी हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, सोनू सूद सर को और श्रीनिवास जी को। ऐसे ही देश के लिए करते रहिए। मैं अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं हमारे जो आईपीएल खेलते हुए क्रिकेटरों से, कब तक आप ये सब करते रहोगे? देश मर रहा है, देश डूब रहा है, इस देश को आपकी जरूरत है। अमिताभ बच्चन जी, सलमान खान जी, कहां गए आपके वो? आमिर खान जी, कहां गई वो इंटॉलरेंस आपकी? कहां गए वो मुद्दे? जब फार्मर प्रोटेस्ट पे जब शकीरा जी ने किसने ट्वीट किया था, तब तो आप बड़े आगे आ गए थे। आज देश मर रहा है, आप में सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? और मैं गोदी मीडिया को भी बोलना चाहूंगा, आज वो सिर्फ सिस्टम का नाम लेके बुराई कर रहे हैं। आप सीधे प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं लेते? उन्होंने देश के लिए नहीं किया तो नहीं किया। आप सिस्टम को लेके अभी भी उनको क्यों बचा रहे हैं? सच क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग? क्या जमीर मर गया है आप लोगों का? कब जागेगा? जब आपके घर से कोई लाश उठेगी, कि जनाजा उठेगा, क्या तब जागेगा आपका जमीर? मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो आप लोगों के साथ, बट प्लीज जाग जाइए। देश के लिए हम शहीद होने के लिए तैयार है। मैं डॉक्टर मनीष जांगड़ा, फाउंडर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, मैं बिल्कुल शपथ लेता हूं कि मैं इसकी लड़ाई में लड़ता रहूंगा, चाहे आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, चाहे मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं। इससे बड़ा प्राउड की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। धन्यवाद। डॉक्टर सोनू, एक नई लीडरशिप की जरूरत है क्या? एक फ्रेश लीडरशिप जिसके पास वाकई कोई विजन हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास कोई विजन नहीं है, कोई नियत भी नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है। देश को लेकर, क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर जीरो समझ है। उससे लड़ने की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी वो 16वीं सदी के राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं अपने आप को सेवक, और उनका पूरा बिहेवियर पैटर्न सम्राट की तरह है। बात बताइए, इस देश की जनता कितने दिनों तक मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान के नाम पर ऐसे सम्राटों को चुनती रहेगी? देखिए सर, मैं आपकी बात से सहमत। नई लीडरशिप की ज़रूरत तो है ही इस देश में, साथ साथ बहुत सारी व्यवस्था बदलने की भी ज़रूरत है। जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसका हमारा अधिकारी नहीं होता है। यहाँ पे आईएमएस मेडिकल सर्विस कहीं नहीं है, इंडियन मेडिकल सर्विस जो होनी चाहिए थी। और दूसरी बात देखेंगे, डीएम जो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, अभी वाराणसी के एक डीएम कर रहे थे कि यही दवा देनी है। ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को कोरोना है तो उसके साथ दूसरे इन्फेक्शन नहीं होंगे। ये तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है ना, उसे कौन सा ट्रीटमेंट देगा। वो टाइफाइड भी हो सकता है तब भी कोरोना हो सकता है,
है उसे और भी बीमारियां हो सकती, तब भी कोरोना हो सकता है। तो इसलिए ये डॉक्टर पे फुली डिपेंड होना चाहिए, लेकिन कभी भी डॉक्टर को फ्री हैंड नहीं दिया गया। यही लोग अपनी गाइडलाइन बनाते रहे, हर महीने नया प्रोटोकॉल आता रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। यदि यही चीजें डॉक्टर के हाथ में दी गई होती, जो मैनेजमेंट चल रहा है इंडियन मेडिकल सर्विसेज के हाथों में होता, तो बेहतर रिजल्ट होता। तो इसलिए आईएमएस जैसी सर्विस को लाने की जरूरत है। और साथ में ही जनता देख रही है, जनता को ऐसे यूथ लीडर को चुनना चाहिए जो सबसे पहले जनता की बात करे, न कि चुनाव जीतने की बात करे। आप देखेंगे हर मुद्दे पर बस चुनाव जीतना कन्फर्म केयर लिख रहे हैं, आएगा तो मोदी। अरे भैया आके करेगा क्या? उससे क्या हमें फायदा हो जाएगा? आएगा मोदी ही, वो क्या कर लेगा? अभी हर जगह परिस्थितियां खराब है। गुजरात में देखेंगे परिस्थितियां बद से बदतर है, उत्तर प्रदेश में है, इवन दिल्ली में भी है, हर जगह परिस्थितियां गड़बड़ हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। आज भी वो चुनाव जीतने की आदमी बात करता है, तो ऐसे लोगों को आप लोग क्यों चुनते हैं? थोड़ी सी गलतियां पब्लिक की भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जाए। मास्क नहीं लगाया, ऐसे लीडर के साथ खड़े रहे जिन्हें लगता था कि वो मंदिर बनाएगा, तो वो मंदिर ही बनाएगा, वो अस्पताल नहीं बनाएगा। आज भी आवश्यकता है कि अभी देखिए ये इतनी जल्दी तो जाने वाला नहीं है, कम से कम 3 से 4 साल तक रहेगा। तो उस परिस्थितियों को देख करके अभी भी हमें फ्यूचर के रूप में उसी तरीके से काम करना होगा। आईसीयू बेड बढ़ाने पड़ेंगे, स्टाफ बढ़ाने पड़ेंगे। जो डिप्लोमा एमबीबीएस के बाद खत्म कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से जल्दी डॉक्टर बनते थे, 1.5 साल में हमें नया स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाता था, वो बढ़ाने पड़ेंगे। फिर से डिप्लोमा के कोर्स चालू करने पड़ेंगे जो कि बंद कर दिए गए। तमाम सर्टिफिकेट कोर्स चालू करेंगे ताकि पैरामेडिकल स्टाफ बढ़े। आज सर्टिफिकेट पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ाने के लिए हमें 4 साल का टाइम लगता है। तो ऐसे कोर्सेज को प्रमोट करना है जो कम टाइम में हमें अच्छे से पैरामेडिकल स्टाफ दे सके, जैसे 2 साल या 1.5 साल में। तो इन पे बहुत लंबे सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बीमारियां तो आती रहेंगी, बट हमें तैयार होना पड़ेगा कैसे उन्हें टैकल करना है। तो पब्लिक को परेशान नहीं होना और साथ में अपना स्ट्रेस कम करके रखना है। तनाव तो बिल्कुल भी ना लीजिए। कभी ऐसी परिस्थितियां आए तो अपने लोगों से, आसपास के लोगों से बात करिए और इसको टैकल करिए। भी परिस्थितियां गुजर जरा खाली वक्त में सोचिएगा, ये अनुपम खेर और अशोक पंडित जैसे लंपट इस देश के लिए नासूर है। ऐसे लंपटों से बचिए और आइंदे से आपके पास कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगने आए, कोई राजा रामचंद्र के नाम पर वोट मांगे, वो अस्पताल की बात न करे, वो स्कूल की बात न करे, उसे तमाचा मारिएगा, उससे सवाल पूछिएगा। और ये रामदेव जैसे लोग, गीदड़, जो इस देश के लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी करके कोरोनिल के नाम पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर झूठ बोलकर, मक्कारी करके, बेईमानी करके मिनिस्टर्स उसकी दवा बेचते हैं, वो जाकर अपने पतंजलि योगपीठ के गुफा में छुपे हुए। कहाँ है श्री श्री रविशंकर जैसे ठग, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी, यमुना का पूरा पैन बर्बाद करने के बाद भी हर्जाना नहीं भरा। ऐसे साधु के वेश में घुसे हुए देश को खोखला करने वाले लोगों को पहचानिए। ऐसे लोग जो आपसे वोट मांगते हैं मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, उनकी गर्दनें समझिए, उनकी जुबान को पकड़िए। आपको मुसलमान से खतरा नहीं है, आपको बीमारी से खतरा है, आपको पाकिस्तान से खतरा नहीं है, आपको घटिया पढ़ाई से, घटिया दवाई से खतरा है, आपको ऑक्सीजन की कमी से खतरा है, आपको वेंटिलेटर की कमी से खतरा है, आपको अस्पताल के बिस्तर की कमी से खतरा है। तो अगली बार आपके बीच कोई वोट मांगने आए तो उसकी आंख में आंख डालकर सवाल पूछिएगा और पूछिएगा कि आप इस देश को स्वर्ग बनाने का सपना दिखाकर नरक बना देते हैं और हमको आप कुत्तों से भी बदतर जिंदगी देते हैं। हम आपकी खैरात के वादों को मानने से इनकार करते हैं। जब तक आप ये सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे, ये सूरत बदलनी शुरू नहीं होगी। डॉक्टर मनीष और डॉक्टर सोनू, आर्टिकल 19 पर शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।